नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का पाठ 12 जो गद्य का है, शिक्षा और संस्कृति, लेखक महात्मा गांधी। इसमें सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और जो सब्जेक्टिव पार्ट में दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर 1 बाय 1 करके दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन थे? उत्तर, महात्मा गांधी हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि वे हमारे देश के एक महान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। तीसरा नंबर प्रश्न, उनकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुई? तो उनकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी पोरबंदर के आसपास में ही हुई थी। आसपास के मतलब विद्यालय में ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, वे वकालत की पढ़ाई के लिए कब और कहाँ गए? तो वे वकालत की पढ़ाई के लिए 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को लंदन यूनिवर्सिटी गए। 5वां प्रश्न, उनकी पत्नी का नाम क्या था? आंसर, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्वराज तथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इन दोनों पुस्तकों के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? आंसर, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 48 ईस्वी को नई दिल्ली में एक सिरफिरे हिंदू नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, यंग इंडिया तथा हरिजन नामक पत्रिकाएं किनके द्वारा रचित थी? तो यंग इंडिया और हरिजन नामक जो पत्रिकाएं हैं, ये महात्मा गांधी द्वारा रचित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का जन्मदिवस डैश के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जन्मदिवस अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक रहे, जो एक उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग यानी अहिंसा यहाँ होना चाहिए, अहिंसा का पहला प्रयोग किसने किया? तो महात्मा गांधी थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी तो वही किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? तो 1915 में वापस आए। अब है पाठ के साथ जो प्रश्न है वो, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे? तो गांधी जी वैसी शिक्षा को बढ़िया शिक्षा मानते थे जिसमें अहिंसक प्रतिरोध शामिल हो, साथ ही बच्चों को प्रेम, अहिंसा जैसे गुणों का अध्ययन कराएं तथा दस्तकारी गुणों को भी लाएं, ताकि वह स्वरोजगार को उत्पन्न कर सके और बेरोजगारी जैसी समस्या से समाधान पा सके। वो शिक्षा ही क्या जिसमें रोजगार न मिले, बेरोजगारी को पैदा करती हो, जैसे आज की शिक्षा पद्धति है। क्या है, हम तो डिग्रियाँ बहुत ले लेते हैं, परंतु क्या रोजगार के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता है। बस नेता लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और बस कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? देखिए, इंद्रियां क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां जो होती है ना, इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां ये बाहरी ऊर्जा को अंदर तक लाने में सहायता करती हैं। हमारे शरीर के अंदर आने में जो भी हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, संस्कार है, वो सब इंद्रियों के माध्यम से ही प्रवेश करता है मनुष्य में। तो इंद्रियां मनुष्य के शरीर में ज्ञान का प्रवेश द्वार है। इंद्रियों के माध्यम से ही बाहरी ज्ञान मनुष्य के शरीर में अंदर पहुंचता है और उसी के अनुसार व्यक्ति अपने कर्म का निर्धारण करता है। अतः इंद्रियों का बलपूर्वक उपयोग करना, कुशलतापूर्वक उपयोग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बच्चों में बौद्धिक एवं आत्मिक शक्ति का विकास होता है। क्योंकि हम इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही अपने शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं?
आंसर, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी यह मानते हैं कि जिसमें मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ बुद्धि एवं आत्मा का भी विकास हो, तथा शिक्षा वैसी होनी चाहिए जिससे व्यवहारिक जीवन में लाभ हो तथा बेरोजगारी की समस्या दूर हो। ऐसा शिक्षा नहीं हो जो आदमी के चरित्र को ही ख़त्म कर दे और नहीं तो बस डिग्री लेके बैठा दे। ऐसी शिक्षा को गांधी जी रियल शिक्षा नहीं मानते थे। शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो। अभी क्या है, शिक्षा तो मानसिक विकास कुछ कर देता है परंतु शारीरिक विकास से ले मारता है। बच्चा बैठे बैठे रटते रटते अपना शरीर को भी खराब कर लेता है। यह शिक्षा नहीं है, गांधी जी के नज़रों में यह शिक्षा नहीं है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है? किसी भी आदमी का मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी संभव होता है जब उसे दस्तकारी शिक्षा से ही मिले तभी। मस्तिष्क और आत्मा का विकास दस्तकारी शिक्षा से ही संभव है, जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम तथा मनुष्य के मस्तिष्क तथा आत्मा का पूर्ण विकास रूपरेखा हो। देखिए, दस्तकारी शिक्षा से मतलब क्या? दस्तकारी शिक्षा कहने का मतलब वैसे शिक्षा जो हमें रोजगार उपलब्ध कराए, जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। वैसी शिक्षा नहीं जो जिससे हम डर डर के पाप को अपना रहे हैं, तो वो शिक्षा का रूप कहाँ हुआ? शिक्षा का पूर्ण वही अच्छा रूप है जो हमें आत्मनिर्भरता सिखाए, जो हमें रोजगार दिलाए, वही तो शिक्षा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसा संभव मानते हैं? गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं? उत्तर, गांधी जी धरातल पर परिवर्तन करना चाहते थे, धरती पर परिवर्तन हो। कैसे? मुख्य रूप से भारत में। उनका मानना था कि कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग से समाज में आर्थिक सहारा मिलेगी, जिससे एक अमीरी गरीबी की खाई मिटेगी और छोटे मोटे लघु एवं कुटीर उद्योग का निर्माण होगा, जिससे लोग अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेगा तथा समाज में यह जो अमीरी गरीबी का जो बहुत बड़ा खाई है वो खाई पूर्ण रूप से भरकर एकता और प्रेम चारों ओर बिखर जाएगी, जिससे सामाजिक क्रांति भी आ जाएगी। उनका यह मानना था कि छोटे छोटे उद्योग ही लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हैं। सबसे पहले लोग अपने मौलिक अधिकारों को पूरा करते हैं, अपने जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, जो वस्तुओं की मांग है उसको पूरा करते हैं, तब न जाके वो अपना विकास करते हैं। आज समाज में बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, तो बड़े बड़े उद्योगों में मशीनें लगाई जा रही हैं औद्योगिकरण के फलस्वरूप, तो क्या रोजगार तो उन्हीं लोगों को मिल रहा है, बाकी लोग तो बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो इससे क्या समाज में एक खाई उत्पन्न हो रही है अमीरी और गरीबी का, जो बहुत बड़ी द्वेष की भावना का जड़ होता है अमीरी और गरीबी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं? देखिए, यहाँ पे शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण से मानते हैं। यहाँ पे शिक्षा का ध्येय होना चाहिए, शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण मानते हैं। शिक्षा हुआ है जिससे चरित्र का निर्माण हो, कैरेक्टर का निर्माण हो, क्योंकि उनका मानना था कि चरित्र के निर्माण से सदाचार की शक्ति का विकास होगा तथा आत्मबल बढ़ेगा और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। देश में या किसी भी व्यक्ति या राज्य के विकास है तो चरित्र का निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बिना चरित्र के निर्माण से कोई भी व्यक्ति उत्कृष्ट व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता है। मतलब अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो सबसे पहले बनना होगा चरित्रवान। चरित्र नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। यही कहावत लागू हो रहा है, इफ़ wealth is gone, nothing is gone, health is gone, something is gone, but character is gone, all thing is gone। मतलब कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, परंतु अगर चरित्र ही चला गया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। इस प्रकार चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। चरित्र के बिना इस समाज में, देश में क्या कुछ भी नहीं, किसी का विकास नहीं हो सकता है। चरित्र का निर्माण होना बहुत अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? देखिए, गांधी जी ऐसा मानते थे कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और इसका प्रचार प्रसार हो और तथा ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। ज्ञान संकीर्ण के दरवाजे में बंद न रहे, है ना, तो प्रचार प्रसार हो, का अनुवाद हो। इसके लिए क्या हो? भाषा का अनुवाद होना अति आवश्यक है। भाषा के अनुवाद का कार्य बड़े पैमाने पर होने से व्यापकता आएगी। एक क्षेत्र में कई भाषाओं को जानने वाले लोग रहते हैं। अगर सभी भाषाओं का तालमेल बनेगा, अनुवाद होगा तो क्या होगा? उसकी सभ्यता और संस्कृति से हम लोगों
लोगों को हम लोग अवगत होंगे और हमारी सभ्यता और संस्कृति से वे लोग अवगत होंगे, अर्थात सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान होगा जिससे ज्ञान का प्रसार प्रसार होगा। एक्चुअली कोई भी भाषा या साहित्य को जानने के, किसी भी जगह के साहित्य को जानने के लिए भाषा ही तो माध्यम है। अगर लोग भाषा एक ही दो जान के रह जाएंगे, भाषा का अनुवाद नहीं होगा तो साहित्य का अनुवाद नहीं होगा, साहित्य का प्रवाह नहीं होगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई अच्छी किताब है, अच्छी कहानी है जो तमिल भाषा में लिखी गई है और हम बिहारी है, तो क्या हम उसकी भाषा को समझ पाएंगे, उस कहानी को समझ पाएंगे? अगर उसका अनुवाद होगा, उस कहानी का अगर हिंदी रूपांतरण होगा, बिहार के लोग भी, बच्चे भी उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उससे शिक्षा प्राप्त करेंगे। इससे क्या होगा? साहित्य का प्रसार हुआ और ज्ञान में वृद्धि हुई। अतः भाषा का अनुवाद अति आवश्यक है और गांधी जी की ये सोच काफ़ी अद्वितीय थी, काफ़ी लोगों से भिन्न थी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की। 8वां क्वेश्चन क्या है? दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति को गहरी समझ क्यों जरूरी है? पहले घर में दिया जलाकर मस्जिद में दिया जलाना। कहने का मतलब पहले अपना विकास कर लीजिएगा, अपने बारे में जान लीजिएगा, तभी तो दूसरे के बारे में जानिएगा। देखिए बड़े बड़े महात्मा लोग दूसरों को जानने से पहले अपने को ही जाने और अपने को जानने में ही वो महान बन गए। तो यहाँ पे बात आ रही है कि भाई अपनी संस्कृति को पहले जानिए कि हमारी संस्कृति कैसी है। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारतीय संस्कृति हमेशा से एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कृति रही है और किसी भी संस्कृति को जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्कृति रही है और किसी भी संस्कृति को जानने के लिए हमें पहले अपने संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हम अपनी संस्कृति के बारे में परिपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से नहीं जानकारी रखेंगे, तब तक हम दूसरों की संस्कृति को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अर्थात दूसरों की संस्कृति समझने के लिए पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाया जाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। आंसर, गांधी जी का ऐसा विचार है कि वह हमें अपनी संस्कृतियों के सभी दरवाजे खोल देनी चाहिए, क्योंकि इससे अन्य संस्कृतियाँ संपर्क में हो जाएगी और हम एक दूसरे के गुण अवगुणों को जान पाएंगे, जिससे ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, जिससे हमारे और विश्व का कल्याण होगा। हम अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियां क्यों नहीं लगाते हैं? तो क्या होता है? हमारे घर में शुद्ध वायु और प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो यहाँ तरह तरह की क्या आ जाएंगी? बीमारियाँ और दुर्गंध फैल जाएंगे और इससे क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? दुर्गुणों का लाभ होगा। दुर्गुणों का लाभ मतलब यहाँ दुर्गुणों में वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार से हम अपने संस्कृतियों की खिड़कियाँ को अगर बंद कर लेंगे तो इससे क्या होगा? इसमें अवगुण आ जाएगा, और गुण नहीं, अवगुण आ जाएगा। यहाँ पे अवगुण लिख लीजिएगा, अवगुण आ जाएंगे और अवगुण पहले से मौजूद होंगे तो समाप्त भी नहीं होंगे। माने दो बातें हैं, जिससे और सद्गुणों का आगमन भी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग अपने घर में दरवाज़ा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, इससे क्या होता है? शुद्ध वायु प्रकाश आता है। अगर वो हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो घर में है दुर्गंध फैल जाएगा और ताज़ी हवा नहीं आ पाएगी। उसी प्रकार से अगर हम अपनी सभ्यता संस्कृति का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे और तो क्या होगा? हमारे सभ्यता संस्कृति में अच्छे गुण नहीं आ पाएंगे या इसमें जो अवगुण है वो दूर नहीं जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हमारा जो संस्कृति और सभ्यता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये जो संस्कृति का दरवाज़ा है और खिड़की ये खुली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी किस प्रकार के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? गांधी जी के साथ संस्कृति के साथ साथ देशों की संस्कृतियों की सामंजस्य की बात कह रहे हैं। भारतीय जीवन में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो स्वदेशी से सामंजस्य रखती है। प्रत्येक संस्कृति के लिए इसमें अपना उचित स्थान सुरक्षित रहता है। अमेरिकी सभ्यता तथा संस्कृति कृत्रिम और ज़बरदस्ती की ओर बढ़ रही है, जबकि भारतीय सभ्यता संस्कृति विकास की ओर बढ़ रही है। इससे उनका निजी है कौन है? इससे अच्छा निजी कौन है? भारत की सब संस्कृति में शांति में एकता का प्रेम शांति एकता में प्रेम भरा हुआ है। यहाँ पर निजी कुछ गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या है
कि हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है वो कैसा है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति कहते हैं सामंजस्य की स्थिति के लिए बेहतर मानते हैं। हमारे देश में ऐसी सभ्यता संस्कृति है जिसमें सामंजस्य की स्थिति को बरकरार रखना उचित माना गया है। सामंजस्य मतलब तालमेल बनाए रखना ही हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। किसी चीज़ के लिए झगड़ना, लड़ना, जबरदस्ती करना ऐसे भारत की संस्कृति नहीं है। भारत में प्रेम से ही सबको समझाना उचित माना जाता है। यहाँ पे जोर जबरदस्ती की राजनीति या जोर जबरदस्ती की का यहाँ पे कोई प्रचलन नहीं है। जोर जबरदस्ती से धर्म नहीं बदलना है, जोर जबरदस्ती से कोई भाषा नहीं थोपना है, किसी धर्म या जाति पर अत्याचार नहीं करना है। यहाँ पे स्वतंत्रता, प्रेम से सामंजस्य की स्थिति बनाए रखिए। सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, सभी संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग हैं, परंतु यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी क्वालिटी है, सबसे बड़ा गुण है। क्वेश्चन नंबर 11 का क है, नहीं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गांधी जी को ऐसा विचार था कि शिक्षा में मनुष्य की ऐसी क्षमताएं प्रदान की जाए जिससे वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके, साथ ही मनुष्य को मनुष्यता भी सिखाए। अगर किसी उद्योग और दस्तकारी के द्वारा शिक्षा दी जाए तो इससे उसकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी तथा व्यक्ति स्वावलंबी बन जाएंगे, उसका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा और यह पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा इसको। इस प्रकार से उसकी गरीबी और अमीरी की खाई भी खत्म हो जाएगी। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ नहीं। ये ख नंबर है इसका। देखिए पहले क समझिए, क क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए शिक्षा का मतलब वह है जो शिक्षा हमें रोजगार दे, जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, वही ना शिक्षा है। गांधी जी बार बार इस बात को बता रहे हैं कि शिक्षा वह है जो हमें रोजगार और स्वावलंबी बनाए, न कि परतंत्र की बेगड़ियों में ढकेल दे और लो डिग्री लो और भाई बैठे रहो। ऐसा शिक्षा को गांधी शिक्षा नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ नहीं है। आर्यों का मूल प्रमाण नहीं मिलता है, वे कहाँ से आए थे, कहाँ को गए ये पता नहीं है, और क्यों आए थे ये भी पता नहीं। यदि आज हम भारत के निवासी मात्र उसका मिश्रण की उपज है, अर्थात हम आर्यों के वंशज तो है, परंतु उनका न तो गुण है हम लोगों में और न हम लोग अब नहीं रह कर हम लोग आर्यों की गरिमा एवं संस्कृति को नहीं जान रहे हैं। आर्य की क्या भूमिका थी, आर्यों का क्या गुण था, आज हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, परंतु हम लोग आर्यों के ही वंशज माने जाते हैं, उनकी ही उपज माने जाते हैं। फिर भी हम अपने पूर्वजों के गुणों को नहीं धूमिल कर चुके हैं, उनके गुणों को नहीं जान पा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर ग, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यहाँ पे कर खाने नहीं, कैद खाने का धर्म नहीं है। गांधी जी अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं और यह कहते हैं कि हमारा देश किसी धर्म के प्रति विशेष भावना या विशेष कदर नहीं रखता है। यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से समान अधिकार दिया गया है, समान माना गया है। यहाँ किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं की जाती है। मनुष्य अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है और इस पर किसी को जवाब या दबाव नहीं होता है। इस पर किसी का दबाव नहीं होता, जवाब नहीं, अर्थात धर्म को चुनने की आज़ादी है। यहाँ पे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी जानते हैं, और गांधी जी भी यह बताना चाह रहे हैं अपने शब्दों में कि देखिए यहाँ पे धर्म के लिए कोई भी किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करता है। धर्म को मानना है तो माने, और जिस धर्म को मानना है, जहाँ पे रहना है, जिस तरह की संस्कृति अपनाना अपनाए, इससे किसी को किस लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ी बात होती है देश में कि एक धर्म के लिए आज़ाद होना, धर्मनिरपेक्ष देश होना एक बहुत गरिमा वाली बात है। अधिकांश देश अपने धर्म को निरपेक्ष नहीं करती है, वो धर्म में कोई विशेष धर्म का, जैसे पाकिस्तान पाक धर्म का है, और भी सऊदी अरब जो है देखते हैं कि अब दूसरा धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानने वाला उधर इंग्लैंड है। तो कहने का मतलब सब देश अपना धर्म को मानता है, परंतु क्या हिंदुस्तान क्या है, सिर्फ मानव धर्म को मानता है, कहता है कि धर्म जो धर्म मानना है मानिए भाई, यहाँ पे धर्म निरपेक्षता है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे पाठ खत्म होता है। तो इस तरह हम आपसे जुदा होते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।